थैंक यू। ओके, होल नंबर मल्टीपल मतलब अभी क्या होगा, यहां पर ऐसा 32:16 आ रहा है, 2:1, ये हो गया ना वैल्यू होल नंबर मल्टीपल। 2:4 इज 1:2, ये हो गया ना होल नंबर मल्टीपल। ओके, या ये हो गया ना 1:2। अरे देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू 1:2 यहां पर आएगा या 2:, तुम जो भी रेशियो ले रहे हो, ये देखो तुमने C:O 3:8 लिया, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कार्बन इज टू सल्फर बाय कार्बन इज टू ऑक्सीजन। तब रेशियो क्या आएगा, तब रेशियो क्या आएगा, कार्बन इज टू सल्फर कार्बन इज टू ऑक्सीजन, क्या रेशियो आएगा यहाँ पे, तब क्या रेशियो आएगा यहाँ पे। ओम लॉ का यूज ये है कि एग्जाम में इसके बेसिस पे ना मार्क्स मिलेंगे बेटा। ओके, इसके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। सो वी कैनॉट यूज ऐसे होगा कि ये लोग जब केमिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो या तो वो ये बनेगा, मतलब ये सारे ऑप्शंस हमें बताए जाते हैं कि ये वाई आर वी गोइंग दिस स्लो। जय फास्ट जाएंगे बेटा तो सब कुछ समझ जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है ना, तो इट्स बेटर इफ वी कीप रिवाइजिंग इट। ओके, चलो, या ऋतुजा आई गिव यू एग्जांपल। यहाँ पर रेशियो तुम अपने हिसाब से देख लो, जो भी रेशियो उन्होंने पूछा है इसमें पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है। ओके, 32:32, ये सल्फर का एटॉमिक मास इज 30। या यहाँ पर देखो, नहीं नहीं अभी अभी नहीं होएगा, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है 32, ये सल्फर कितना है 32, दो ऑक्सीजन लगे ना, तो वो वैलेंसी के हिसाब से होता है, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। सो हम यहाँ पर ये रेशियो 2:1 आया तो ये भी वही होगा, जरूरी नहीं। ठीक है, इट कैन बी, या इट्स नॉट 1:1, बट ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल है ना, 32/32, 1:1 हो गया, इट्स होल नंबर मल्टीपल। या सिद्धेश आई विल एक्सप्लेन अगेन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन पहचानने का, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन पहचानने का एकदम सिंपल लॉजिक है कि तीन एलिमेंट तुमको दिखेंगे एग्जाम में। जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा वो इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि एग्जाम में दे विल पुट अ क्वेश्चन जहां पे तुम लोगों को कहेंगे, इवन असाइनमेंट जो मैं तुमको दूंगा उसमें तुमको बोलेंगे कि इनमें से कौन सा लॉ ओबे हो रहा है। सो दे विल गिव यू एग्जांपल की सल्फर ऑक्सीजन एंड कार्बन कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म SO2 CO2 एंड CH2, ऐसे करके बात करेंगे तो बोलेंगे बताओ विच लॉ इट ओबे। तो तुमको ज्यादा ढूंढना भी नहीं है, तुमको क्या देखना है कि ये लोग ने क्वेश्चन में कितने एलिमेंट्स का नाम लिया है, क्वेश्चन में कितने एलिमेंट्स का नाम लिया है, आपने तीन एलिमेंट्स का नाम लिया। तीन एलिमेंट्स कौन से लॉ में तीन एलिमेंट्स अलग अलग यूज हुए, हमने यूज किए हैं, कौन से इसमें हमने तीन अलग अलग एलिमेंट्स यूज किए हैं। या फोर्थ वन, यू हैव टू सिंपली मार्क, वो लोग और कुछ नहीं पूछेंगे। अच्छा, और सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, दे विल आस्क कि इनमें से जो भी सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे तो वो लोग क्या टाइप पूछेंगे, बताओ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन का स्टेटमेंट कहां सही है। अंडरस्टूड, दे विल आस्क कहां पर सही है, दैट यू हैव टू आंसर। लेट्स से हम लोगों ने और क्या एग्जांपल दिया था, अगर किसी को याद होगा, सोडियम हाइड्रोजन क्लोरीन, ये भी किया था हमने, सोडियम हाइड्रोजन क्लोरीन। यस और नो, यस और नो, यस। तो अगर मैं तीसरा एग्जांपल बोलूं, ये देखो एकदम सिंपल तरीका है क्या पहचानने का कि अगर यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन का कुछ तो रेशियो आ रहा है, जब मैं यहाँ पर ले लूंगा, ओके ओके, जब यहाँ पर कंबाइन कर रहा हूं तो सल्फर ऑक्सीजन आ रहा है, यानी ये लोग यहाँ पर भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। एकदम सिंपल, अगर ऑक्सीजन कार्बन से कंबाइन होगा, सल्फर कार्बन से कंबाइन होगा, तो ऑक्सीजन सल्फर से भी कंबाइन हो सकता है। यस और नो, क्या लिखा था, x इज इक्वल टू वाई,
y is equal to z, therefore x is equal to z. Yeah, Dhananjay, that's correct. वापस x is equal to y is equal to z, therefore x is equal to z. ओके, सो सोडियम हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जांपल देते हैं. हाइड्रोजन क्लोरीन ये एक दूसरे को पहचानते नहीं है बच्चों, ध्यान दो. इट्स हाइड्रोजन क्लोरीन, ये लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं है. तो हाइड्रोजन का नाता जो है वो सोडियम के साथ है, तो ये बनता है सोडियम हाइड्राइड, जिसका रेशियो होगा 23:1. अच्छा, आई एम गोइंग लिटिल फास्ट टुडे. अरे मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ भाई, अभी तक तो टॉपिक भी शुरू नहीं किया. इज माई स्पीड फास्ट टुडे? I'm revising. I didn't start anything new. 23:35.5. ओके, अब मुझे एक बात बताओ, सोडियम इज टू हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय सोडियम इज टू क्लोरीन, किसका रेशियो आएगा यहाँ पे? सोडियम इज टू हाइड्रोजन इज 23:1 अपॉन सोडियम इज टू क्लोरीन is 23/35.5. Therefore यहां पर क्या आएगा? रेशियो किसका आएगा? तुम लोग मुझे दो अलग अलग आंसर दे रहे हो, कोई 1:35.5 बोल रहा है, कोई 35.5:1 बोल रहा है. H/Cl आएगा या Cl/H आएगा? Come on. Bushra, you are saying something. एक सेकेंड है बेटा. Bushra is saying अगर मास याद ना हो बेटा तो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास देते हैं क्वेश्चन में. तुम शायद इसको ना न्यूमेरिकल के एंगल से गैस कर रहे हो कि इसके ऊपर सम्स पूछा तो क्या. नहीं पूछते, ये बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है. ओके, यहाँ पर ये क्या होगा? सोडियम विल गेट कैंसल, 1:2 हाइड्रोजन 1:2 क्लोरीन विल बिकम Cl/H, 35.5:1. तुम इसको उल्टा भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन इज टू क्लोरीन 1:35.5. ओके, सो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 है, मैं मास से डिवाइड कर रहा हूं, मास से. तो मुझे बताओ हाइड्रोजन क्लोरीन का रेशियो कितना आएगा? हाँ, धीरे धीरे हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब याद हो जाएगा, तो दूसरा वो टेंशन ही चला जाएगा. अपने को ये चाहिए. अब रेशियो उल्टा कर देता हूं मैं, H/Cl कर देता हूं, so that you get the idea. 1:35.5, 1:35.5, दोनों का वैल्यू सेम है. क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चा लोग? मैं इसे और एक सेशन में इस लॉ को फिर से रिवाइज करूंगा, और तब तक इसको पटकते रहूंगा जब तक ये बंदा हार ना मान ले और हम ना जीत जाए. तो तुम इसको ना रिवाइज करो, आज रिवाइज करो, कल वापस रिवाइज करो. डोंट वरी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाकी डेफिनेशन 2 दिन में लर्न होगा, ये 4 दिन में लर्न होगा. क्या फर्क पड़ता है, कौन सा अगले हफ्ते अपने को IIT एग्जाम देने का है. रिलैक्स. ओके ओके, क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया सभी को? तो मैंने तुमको भरपूर 3 एग्जाम्पल दे दिए. अब तुम लोग असाइनमेंट में जब क्वेश्चन देखोगे ना बच्चों, एकदम फ्री फ्लो सॉल्व हो जाएगा. यू विल बी लाइक एकदम एंजॉय. 20-25 क्वेश्चन होंगे और एकदम मस्त का सॉल्व हो जाएगा. 10 मिनट में 20 क्वेश्चन डन. बस भिगोया धोया और हो गया. अच्छा, हाउ टू फाइंड सेकेंड एंड थर्ड लॉ? अच्छा, वो भी एकदम सिंपल होगा. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में क्या क्या क्या, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में वो लोग अपने से पूछेंगे. हाँ, जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए वो कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकता है. वैसे सारे लेक्चर्स अपने अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब पे. तो हाँ देखो, प्रैक्टिस करते वक्त मैं तुमको एकदम सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ. क्वेश्चन इतने बेसिक बेसिक होते हैं ना,
Who proposed the law of constant proportion? Even this is a question in standard MCQ books. In standard MCQ books, these are the questions. Who proposed law of multiple proportion? ये मतलब किसने डिस्कवर किया, उस व्यक्ति तक का नाम पूछते हैं वो लोग. सो रीडिंग करते वक्त कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं. एनसीईआरटी रीड करो तो हाइलाइटर या कलर पेंसिल लेके रीड किया करो. कीप मार्किंग ईच एंड एवरी पॉइंट. अंडरस्टूड? कीप मार्किंग ईच एंड एवरी पॉइंट. तुम कितनी बड़ी बड़ी आंखों से तुम वो डेफिनेशन और टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना, उतना तुम्हारा मार्क्स अच्छा आएगा. मैं पहले बोल रहा हूँ. जेई मेंस और नीट वाले पूरी तरह एनसीईआरटी पे रिलाय करते हैं. क्वेश्चन ट्विस्ट भी करेंगे तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन को, उसी भाषा को ट्विस्ट करते हैं वो लोग. अंडरस्टूड? सो प्लीज प्लीज, एनसीईआरटी इज आवर प्राइमरी गोल. उसे पहले रीड करना है, फिर आगे जो भी एमसीक्यू बुक है वो हम वहां से पढ़ लेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. गिव द हेडिंग. अब इस व्यक्ति के बारे में मतलब हु प्रपोज्ड दिस लॉ, तो हाँ, फर्स्ट लेसन ही रीड करना है. एनसीईआरटी से फर्स्ट लेसन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. सो जो फिफ्थ लॉ में कराने जा रहा हूं, 4 लॉ हो गए थे. जो फिफ्थ लॉ में कराने जा रहा हूं, वो फिफ्थ लॉ जिस व्यक्ति ने प्रपोज किया, उसी लॉ, उसी के नाम पे ये लॉ है. ठीक है, नाम थोड़ा सीरियसली मत लेना, बट ठीक है, ठीक है, ऐसा नाम हो सकता है. ओके, सभी को अच्छे से रीड कर लिया सभी ने? अच्छा, नहीं हो गया होगा. किया है मैंने फिफ्थ लॉ, कर लिया है मैंने फिफ्थ लॉ. ये हो गया है ना? हाँ हाँ, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. अब ये लॉ क्या है एग्जैक्टली? या ओ माय अंडरस्टूड बेटा. सो कंबाइनिंग वॉल्यूम है क्या? ठीक है. सो अगर N2 गैस, 3H2 गैस gives 2NH3 gas. Okay, N2 gas plus H2 gas gives 2NH3 gas. यहां पर इन गैसेस, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये सिर्फ गैसेस के ऊपर है. मुझे एक बात बताओ, 1 मोल ऑफ गैस अगर एनटीपी में हवा में फेंका, गया हवा में, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट एनटीपी? कमॉन 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 के देश की जनता जवाब दे. विमी, विमी, एनटीपी, विमी, एनटीपी, विमी, एनटीपी. या बाकी लोगों का आंसर सही आ रहा है? बाकी लोगों का, उन्नति सेइंग 22.7, विमी वाज आल्सो सेट 22.7. ओके, बाकी रेस्ट सभी लोग 22.4 दे रहे हैं. नील इज सेइंग 22.7, बाकी सभी लोग 22.4 दे रहे हैं. तो यहाँ एट एसटीपी और एट एनटीपी, ये दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था. ठीक है, एट एनटीपी वॉल्यूम हम लेते हैं 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स. ओके ओके ओके. और एट एसटीपी हम वॉल्यूम कितना लेते हैं? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, 22.7. अब मैं अगर ये 1 मोल ले लू, 1 मोल, तो ये कितना लेगा एनटीपी पे? एनटीपी 22.4. ये 3 इंटू 22.4, ये 2 इंटू 22.4. याद आया? याद आया सभी को रेशियो? यस और नो? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. सो व्हाट वाज द कंडीशन इफ यू रिमेंबर? व्हाट वाज द कंडीशन इफ यू रिमेंबर? इसको हम लोग कैसे लिख रहे थे? 1 वॉल्यूम reacts with 3 volume of H2 to form 2 volume of ammonia. मैं फिर से दोहराता हूं बच्चों. ओके, कृष्णा वापस मैं बता देता हूं, एनटीपी और एसटीपी के बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस किया था
क्योंकि मैंने कहा था कि जो प्रेशर हम एक्चुअल लेते थे एसटीपी पे, अब वो प्रेशर थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, सो है क्या, जब मैंने मोल का फॉर्मूला कराया था, गिवन वॉल्यूम, चौथा फॉर्मूला कराया था, याद है, गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम, याद है ये फॉर्मूला? सभी को याद है ये फॉर्मूला? ओके, तब मैंने क्या कहा था कि एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहां पर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन और प्रेशर होता है 0.987 एटमॉस्फेयर। तो सभी लोग जरा दिमाग पे जोर डालें। ओके, मैं स्टेटमेंट देता हूं फिफ्थ लॉ का, वेट वेट, मैं स्टेटमेंट देता हूं, रिलैक्स, डोंट वरी। मुझे एक बात बताओ, या मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं एसटीपी पे क्या हमेशा से प्रेशर 0.987 ले रहा था? हमेशा से नहीं, ये रिसेंटली चेंज किया है मैंने। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने कहा था 0.987 हमने रिसेंटली चेंज किया है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फियर में जो गैसेस है जिनके कारण प्रेशर 1 एटमॉस्फियर है, उन गैसेस का क्वांटिटी, प्रपोर्शन जो है वो चेंज हो चुका है। तो प्रपोर्शन अगर चेंज मतलब प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया। पहले जो 1 एटमॉस्फियर था, अब वो कितना है? अब वो कितना है? पहले जो 1 एटमॉस्फेयर था, अब वो कितना है? 0.987। और इस दोनों डेटा को यूज करके जब मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, तो मैंने कहा वॉल्यूम कितना आएगा? 22.7 लीटर्स। कितना आएगा वॉल्यूम? 22.7 लीटर्स। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? यस। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहा, तो टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग ले रहे थे 273 केल्विन, परंतु सभी बच्चे लोग बताएं, टेल मी, एवरीवन टेल मी, व्हाट विल बी द प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर, वेरी गुड। और इस समय जब मैंने वॉल्यूम यूज किया तो मुझे क्या आया? 22.4 लीटर। बच्चा लोग, मैं वापस वापस दोहरा देता हूं मेरा पॉइंट, कि ये मैं पूरी तरह, बहुत से एमसीक्यू के बुक्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक इन वैल्यूज को इंटरचेंज नहीं किया होगा, नहीं किया होगा, लेकिन एनसीईआरटी ने अगर क्लियरली मेंशन किया है कि भाई ये तुम्हारा एसटीपी पे वॉल्यूम रहने वाला है, ये एनटीपी पे वॉल्यूम रहने वाला है, अगर एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है, क्लियरली मेंशन किया है, तो अपने को उनके एग्जाम्स में इन्हीं वैल्यूज को यूज करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? हाँ, वॉट एवर ओमकार, वॉट एवर कितना भी रेड्यूस हुआ हो प्रेशर, what I'm saying is these are the values which we are supposed to follow. Okay, so Gay-Lussac's law of combining volume का statement लिख लो। I hope you know कि ये law किसने propose किया था। The name itself says Gay-Lussac law. Write down. The law states that the volume of, सभी लोग जिन्होंने लिखा है वो रिवाइज करें, जिन्होंने नहीं लिखा है वो प्लीज लिख ले। द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट रिएक्टेड, गैसियस ना, वेरी स्पेसिफिक, द वॉल्यूम ऑफ gaseous reactants reacted, the volume of gaseous reactants reacted and the volume of gaseous products formed, and the volume of gaseous products formed the volume of gaseous reactants reacted, the volume of gaseous reactants reacted and the volume of gaseous products formed, and the volume of gaseous products formed are measured at same temperature pressure
let's write down the volume of gaseous reactant reacted and the volume of gaseous products formed. अब ये ध्यान में रखें कि it can be a single product or multiple products formed, all measured at same temperature and pressure bear a simple ratio. Bear a yeah please go on, please assignment नहीं sorry announcement कर दीजिए. I'm sorry, please go on. हेलो एवरीवन. स्टूडेंट्स कल मैं गौरव बोल रहा हूँ, गौरव सावे बोल रहा हूँ. आपका कल लेक्चर है स्केलर एंड वेक्टर का, क्योंकि मंडे से देखो, मंडे से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट? सबको पता है ना, मंडे से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है. तो कुछ लोगों ने ना मेरे लेक्चर्स अंदर अंदर मिस किए रहेंगे. आपको सबको प्लेलिस्ट मिल गई, वो सबको ठीक है. तो जो प्लेलिस्ट जो मिली है आपको, जो उसमें मैंने बताया कि ये करना है, राइट? तो किसका सपोज लेक्चर मिस हुआ है, ठीक है, तो पर्टिकुलर उन लोगों का ही कल लेक्चर है, ठीक है? जिन लोगों का कल मतलब कुछ मिस हुआ रहेगा, तो मैं छोटा सा कल एक क्विक रिवीजन करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने एक आध दो लेक्चर अंदर के मिस हुए, कभी कुछ बैठे, कभी नेट का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ठीक है? तो गाइस कल जो मेरा लेक्चर है, ठीक है, 2 बजे का लेक्चर है, 2 o'clock, ठीक है? 2 o'clock को लेक्चर है अपना स्केलर एंड वेक्टर का. आपको करना है, ठीक है, अटेंड करना है जिन लोग को वो होगा, ठीक है? चलो गाइस. Yeah, thanks sir, bye. Yeah हाँ, so सेशन अटेंड करें, कल किताबें वगैरह के बारे में देख लें. या लेट्स कम टू दिस एग्जांपल. मैंने स्टेटमेंट क्या बोला और ये एग्जांपल दोनों में कोरिलेट करता हूं. ओके, दोनों एग्जांपल कोरिलेट कर देता हूं. ओके, सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब क्या? अरे एकदम सिंपल. 1:2:3, 1:3:2, 1:2:2:4, ये हो गया एक सिंपल होल नंबर रेशियो. Okay, now the volume of gaseous reactants and the volume of gaseous product formed, all measured at same T and P, all measured at same temperature and pressure, bear a simple ratio. Of course it will bear a simple ratio, क्योंकि तुम इनको बैलेंस करते हो ना. तो रिएक्शन जब बैलेंस करते हो तो यहाँ पर मोल्स तो बैलेंस होने चाहिए. बैलेंस करने के लिए जो भी तुम नंबर लगाते हो, इट्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो. करेक्ट? बैलेंसिंग कर रहे हो मतलब इनके मोल्स को बैलेंस कर रहे हो ना, 1:3:2. यानी जब एक वॉल्यूम ऑफ N2 लगेगा तो 3 वॉल्यूम ऑफ H2 होना चाहिए. अब इसको सरल भाषा में समझाऊं तो किसी ने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म यूज किया, सर एवोगाड्रोज लॉ. हाँ, वो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है. यहां पर मैं सिर्फ वॉल्यूम रेशियो बता रहा हूं, वॉल्यूम रेशियो 1:3:2. करेक्ट? अब मैं इसको, हाँ, अगर कोई रेड्यूस हो रहा है, ओके, अगर कोई चेंज हो रहा है, सिंपल रेशियो रखना है, हमेशा ध्यान में रखो. मैं इस ऊपर वाले रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं, twice N2 6 times H2 gives 4 times NH3. Yeah, is this a simple ratio or this is the simple ratio? लोवेस्ट नंबर वाला कौन सा है? लोवेस्ट नंबर वाला कौन सा है?
फर्स्ट वाला, या तो सिंपल रेशियो रखना है और कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल रेशियो रखना है। समझ में आया सभी को? 1:3:2। कोई भी रिएक्शन जब हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, हाँ, यहां पर जब मेजर करोगे तो तुम बात करोगे कि अच्छा 2 नाइट्रोजन यूज किया तो कैलोरी पर 2 मोल। अच्छा 4 अमोनिया बना तो जो भी अमोनिया के लैंग्वेज में लिखना है तो कैलोरी पर 4 मोल। तो तुमको मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब तुम सब्जी लेने जाते हो तो वो 1 किलो का भाव बताता है या बोलता है कि 4.25 किलो का 190 रुपया, ऐसा बोलता है, या वो कहता है 1 किलो का 55 रुपया ले जाओ। दैट यू अंडरस्टूड द पॉइंट, यू अंडरस्टूड द पॉइंट। एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का रखो, डोंट मेक लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट। ओके, ये गैसेस पे ही अप्लाई होगा, ये गैसेस पर ही अप्लाई होगा। एम आई क्लियर? वहां मेंशन कर सकते हो कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर नॉन गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नीचे मेंशन कर दो टू बी ऑन सेफ साइड, नहीं तो अचानक तुम कभी ये लॉ रिवाइज करोगे और ये पॉइंट मिस कर दिया तो। अथर्व, जो अपना गूगल क्लासरूम है उस पे सबमिट करना होगा, तुमको प्रोसीजर आ जाएगा, डोंट वरी कि कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है या क्या करना है, ठीक है। हाँ, ये लॉ सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। अगेन आई रिपीट, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर? ओके। अभी एक स्कूल लेवल का छोटा सा डेफिनेशन, ये इरेज कर दो बच्चों, ये इरेज कर दो बच्चों। ओके, लेट्स इरेज दिस। तो यहां पर एक छोटा सा स्कूल लेवल में किया हुआ एवरेज एटॉमिक मास, गिव द हेडिंग, it is average atomic mass, give the heading average। point to remember is कि this law is applicable only for gases, okay, only for gases। हाँ, आगे चल के तुम इसी को मोल्स न्यूमेरिकल करते वक्त कैसे इन लॉज को यूज करोगे, आई मीन ये दिए हुए लॉज को, इन लॉज नहीं, ये दिए हुए लॉज को तुम कैसे इस्तेमाल करोगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में ये लास्ट वाला ही यूज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बट वो भी थोड़ा सा इजी वे में होगा, राइट। कैसे निकाला जाता है? नहीं नहीं, दिस इज लॉस खत्म हो गए, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक मैंने दिया है तुमको, एवरेज एटॉमिक वेट, राइट डाउन, लॉस खत्म। 1:35.5 is the same ratio, Ketki, you are missing the point, sodium by hydrogen and sodium by chlorine, सोडियम बाय हाइड्रोजन एंड सोडियम बाय क्लोरीन का वैल्यू कितना आ रहा था, उनका रेशियो जो भी आ रहा था, लेट्स से 35.5:1, क्लोरीन इज टू हाइड्रोजन, की वैसा ही सेम रेशियो जब H और Cl आपस में कंबाइन हो रहे, तो लॉ ने क्या बोला, या तो रेशियो सेम होगा, याद आया केतकी? लॉ ने क्या बोला था, फोर्थ लॉ क्या बोल रहा था, या तो क्या बोल रहा था फोर्थ लॉ, या तो जो तुमने रेशियो लिया सोडियम इज टू क्लोरीन अपॉन सोडियम इज टू हाइड्रोजन का, जो तुमने रेशियो लिया वहां जो H2Cl का रेशियो आया, जब HCl डायरेक्टली कंबाइन होंगे तो वही वैल्यू आएगा 1:35.5। केतकी, इज दैट क्लियर? तो वो उस लॉ में लिखा था, ठीक है, उस लॉ में लिखा था कि इट इज आइदर सेम और सम होल नंबर मल्टीपल, या तो सेम आ रहा है तो मैं मल्टीपल की बात ही क्यों करूंगा केतकी? इज दैट क्लियर केतकी? इज दैट क्लियर? हाँ, समझ में आया। तो एवरेज एटॉमिक मास है क्या? सो एवरेज, किसी का भी अगर मान लो एटॉमिक वेट दिया हुआ है अपने को, आइसोटोप दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको निकालते कैसे हैं? परसेंटेज अबंडेंस
of isotope into atomic weight आइसोटोप, ये ना बहुत ही बेसिक लेवल का फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक लेवल का फॉर्मूला है कि अगर मान लो मैं कह दूं कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स दिए हुए 16, 17, 18, ठीक है, तो उनमें से हमें अगर एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है तो कैसे निकालें? तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस डेफिनेशन टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सिली मिस्टेक जो हमसे हो सकता है। अच्छा, किसी ने अभी आई थिंक नाम लिया था, ओमकार नहीं बोला था, ओके, सागर सर प्लीज रेज योर हैंड, आई थिंक आई लेट मी चेक। होल्ड ऑन। एक सेकेंड ना। ओके, सो मान लो कुछ लोगों के अगर आइसोटोप्स अवेलेबल है, कुछ लोगों के अगर आइसोटोप्स अवेलेबल है तो उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाल के हमको यूज करना है। जैसे क्लोरीन का, चलो मैं तुमको ये क्वेश्चन दे ही देता हूं। क्लोरीन का तो पता होगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये दे देता हूं। एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है 92.23% ऑफ सिलिकॉन 28 and 4.77% of silicon 29 and 3% of silicon 30। इसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालो। चलो बच्चा लोग कम ऑन, अभी इसमें ये देखो, मैं ट्राई करूं या तुम कर लोगे? फॉर्मूला ये रहा, समेशन लेना है सबका समेशन, ये यहां पर ऐसे लिख देता हूं, समेशन ऑफ दिस। हाँ ट्राई करो ना, कोई बात नहीं, क्या बात है, ये जज्बा एकदम खतरनाक होता है, मजा आ जाता है मुझे जब कोई बोलता है सर लेट अस ट्राई, या ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कम ऑन, ट्राई करोगे तो सही हुआ तो। ये दिया है ना बेटा 28, 29, 30 सिलिकॉन का, यही तो एटॉमिक मास ही तो दिया है मैंने, 28, 29, 30। 8700, अरे ये भाई एटॉमिक वेट 8700 कैसे कैसे आ रहा है 8700? ये इसका एटॉमिक वेट है कि पूरे मोहल्ले का वेट है भाई? 8700। हाँ ध्यानी 2582, अच्छा 2582.44, अच्छा अच्छा। सिलिकॉन ओम दिया है मैंने, हर एक का वेट दिया है बेटो, बेटा ओम 28, 29, 30, इसको कैसे निकालोगे? एवरेज एटॉमिक वेट, एवरीबॉडी वेट एंड लिसन। अरे परसेंटेज है ना बेटा, अपॉन 100 आएगा ना। ओके मेरी बात सुनो, क्या होगा, 92.23 इंटू 28 प्लस 4.77 इंटू 29 प्लस 3 इंटू 30, या श्रेय वगैरह, या श्रेय करेक्ट। हर्ष आंसर, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। मनस्वी निकिता क्लियर है बेटा। रुद्रा करेक्ट। मैंने अथर्व क्या गलत लिख दिया बेटा? 92.23, ओके ओके 92.23।
80.24 अभिजीत, करेक्ट करो, 28.1 आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये आंसर आ गया, सभी को ये वैल्यू आया 28.1 AMU, सबको आ गया ये वैल्यू, सबको आ गया। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर अपने को डिवाइड बाय ये करना पड़ेगा, डिवाइड बाय वो करना पड़ेगा। ओके, तुमको ये 28 पॉइंट यही कैलकुलेशन से आया या डिवाइड बाय 3 करके आया? या ओमकार डू इट, पैरेलली करते रहो। क्या डिवाइड करके 3 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 100 किया, बराबर? ओके, सो हम वेट, ये कैलकुलेशन से। अभी कोई सवाल क्या पूछ रहा है पता है कि सर आपने इसको डिवाइड क्यों नहीं किया बाय वॉट एवर नंबर? बच्चे लोग, दो चीजें हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्लोरीन होता है 35 और दूसरा क्लोरीन है 37। ये समझ में आया सभी को? ओके, ये समझ में आया सभी को? क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक है 35, दूसरा है 37, और उन दोनों आइसोटोप में उन्होंने रेशियो लिखा है 3:1। परसेंटेज नहीं दिया है। अरे भाई, जब परसेंटेज देंगे तो इस परसेंटेज को हम लोग डिवाइड बाय 100 करेंगे। मैंने फॉर्मूले में परसेंट लिखा है, परसेंट को नॉर्मल कन्वर्ट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? परसेंट को नॉर्मल कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 100 लिखना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो तुम कह रहे हो सर फॉर्मूले में डिवाइड बाय 100 नहीं लिखा। अरे बट फॉर्मूले में मैंने परसेंटेज लिखा है ना। परसेंटेज का मतलब क्या? एनी नंबर डिवाइड बाय 100। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, नियति वापस, उन्होंने अपने को परसेंटेज दिया है, तो यानी सिलिकॉन 28 है, तो 28 पूरा का पूरा है या इसका 92.23% है? ये कैलकुलेशन समझो, 92.23% ऑफ सिलिकॉन प्रेजेंट है, तो यानी 28 AMU का 92.23% प्रेजेंट है। ओके, दूसरा 29 का कितना परसेंट प्रेजेंट है? 4.77 बाय 100, करेक्ट। नेक्स्ट वाले का कितना लिखेंगे? 30 का 3%। यस, तो मैंने जब सबका समेशन किया तो 100 क्या डिवाइड बाय 300 करूंगा? डिवाइड बाय 300 करूंगा। समझ में आया गणित क्या है? नियति, नियति बेटा, नियति, नियति, अंडरस्टूड? हाँ, बेसिक मैथ, बेसिक मैथ। अच्छा, यहाँ पे सवाल, सर आपने AMU क्यों लिखा? ओके, यहाँ पे जो 28, 29, 30 जैसे तुम लोगों ने एकदम इनिशियल ओके, कोई बात नहीं। अब मुझे, जैसे तुमने इनिशियल फेज में, किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था सर पीरियोडिक टेबल में जो दिया जाता है वो AMU में ही दिया जाता है, बराबर है, वहां पे पर एटम का मास दिया जाता है, ठीक है? वो लोग ग्राम वगैरह मेंशन नहीं करते, उनके हिसाब से इट्स ओनली यू और AMU। समझ में आया ओमकार? तो तुमको अगर मान लो एग्जाम में 28.1 ग्राम लिखा है, तो समझ जाओ इन्होंने पूरा कैलकुलेशन, जब ऑप्शन देंगे तो वो लोग या तो AMU देंगे या तो ग्राम देंगे। ये लोग जो वैल्यू दिया है ना अपने को, वो एटॉमिक मास जो देते हैं ना, वो पर एटम ही देते हैं बेटा, ओमकार। ओके, इसलिए मैंने AMU लिखा, डिड नॉट वरी। अब क्लोरीन 35 है, दूसरा क्लोरीन 37 है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतना मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? इनका रेशियो दिया है 3:1।
ओके, हाँ या ना? अच्छा, अब परसेंटेज नहीं दिया है, रेशियो दिया है। अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे? परसेंटेज नहीं दिया भाई साहब, रेशियो दिया है। हाँ अनीशा, क्लोरीन 35 है, दूसरा क्लोरीन 37 है। या रश्मि, यू आर ऑन राइट ट्रैक। या वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस जूही, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 दिया हुआ है। ओके, और उन्होंने कहा कि क्लोरीन 35:37 का रेशियो है 3:1। या महक, एब्सोल्युटली, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 3:1 का मतलब क्या है कि तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, क्लोरीन कितना है 3 × 35 प्लस 1 × 37/4। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, या तो या ओमकार, एब्सोल्युटली, दैट इज माय नेक्स्ट पॉइंट ओमकार, वेरी गुड। ये मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं परसेंटेज में, 75 × 35 प्लस 25 × 37/100। एंजॉय। अरे रेशियो बोला तो डिवाइड बाय टोटल कर दो, या परसेंटेज में लिखना है भाई साहब, मीनिंग तो सेम है। कान ऐसे पकड़ो या घूम के ऐसे पकड़ो, इट्स वन एंड द सेम। समझ में आया? समझ में आया? 3:1 उन्होंने रेशियो दिया है, 3:1। तो डायरेक्टली तुम इसको 3 × 35, 1 × 37/4 कर दो। अरे 4 क्यों मुग्धा, इसका 75%, इसका 25% मिला के कितना होता है? 100% ना मुग्धा। 3:1 मतलब ये 75% प्रेजेंट है। बराबर, बराबर। अनंत वापिस सुनो, ये 3:1 का रेशियो है। 3:1 का रेशियो मतलब ये 75% है और दूसरा 25% है। हाँ या ना? 3:1 का परसेंटेज में लिखोगे तो क्या आएगा? देश की जनता बताए जरा, वापिस वापिस। अनंत एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। 3:1 को क्या हम लोग 75:25 लिख सकते हैं? हाँ या ना? इतना बोल दो अनंत, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, डिनोमिनेटर में फॉर्मूले में इधर क्या लिखा था? 100 लिखा था, करेक्ट ना? टोटल 3:1 मतलब 75:25 का समेशन, 3:1 का समेशन। अरे वही तो किया है, या तो 100 लिखो या तो 4 लिखो। 3:1 अगर रेशियो डायरेक्टली यूज करोगे तो डिवाइड बाय टोटल नंबर, जो 3+1 आएगा वो करो, या तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हें दिक्कत हो रही है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। 3:1 मतलब कितना परसेंटेज होगा? 3:1 म्हणजे किती परसेंटेज? काय होणार परसेंटेज? लवकर बोला चला। 75:25, 75:25 को ऐड किया तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा? 100। 3:1 को ऐड किया तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा? 4। 3:1 को ऐड किया, डिनोमिनेटर में 4 आया, टोटल पार्ट इज 4, टोटल परसेंटेज इज 100। एक तो एक ही बात है। हाँ या ना? हाँ या ना? एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? ओके, हाँ। तो ये क्वेश्चन ना बहुत ही इजी आता है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है। ओके, ओके, चलो आगे बढ़े। गिव द हेडिंग डेंसिटी, गिव द हेडिंग, या 35। हाँ, अभी किसी ने मुझसे पूछा कि सर हमने एएमयू क्यों लिखा, ग्राम में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो एटॉमिक मास परसेंटेज देते हैं ना, ये पर 2 एटम के कैलकुलेशन पे बोलते हैं, पर मोल के कैलकुलेशन पे नहीं बोलते। इसलिए मैं वापस दोहराता हूँ, ये लोग पर एटम, इसलिए हमेशा हम यहाँ पर जो भी वैल्यू एवरेज एटॉमिक मास का आता है उसको एएमयू में लिखते हैं, वो पर एटम के हिसाब से होगा। अगर तुमको पर मोल बोला तो तुम्हें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, दैट्स ऑल। अंडरस्टूड? एवरेज एटॉमिक मास इज दो एटम का वैल्यू उठा के कैलकुलेशन कर लिया। अभी मुझे एएमयू और ग्राम के बीच का डिफरेंस तो क्लियर हो गया। यस सफूरा, दैट्स करेक्ट। एएमयू, उन्होंने मुझसे पूछा कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन दिया है 35
और 1 मोल ऑफ क्लोरीन दिया है 37। क्वेश्चन में वो लोग मोल बोल रहे हैं, तो अगर मोल बोल रहे हैं तो मैं क्या करूंगा? वो लोग कह रहे हैं भाई साहब मोल है, मैं क्या भाई साहब आंसर ग्राम में है। वो लोग कह रहे हैं पर एटम, तो मैं क्या बोलूंगा? पर एटम है। कोई तेरी मतलब अकेला आदमी खड़ा है, मतलब कौन सा यूनिट लगा देंगे उसको? एएमयू। बहुत सिंपल छे। करेक्ट। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ये मान लो कि ये इतना बेसिक चीज है ना कि ये लोग एग्जाम में ना ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन जब हम मेंस और एकदम नीट लेवल की एकदम इजी सेक्शन में बात करते हैं तो वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, इजी से इजी पूछ सकते हैं। चलो, अच्छा ये रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? या रेशियो, किसी के साथ तुलना करना, कंपैरिजन करना। ओके क्या हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास सुना है? यस ऑफ कोर्स, राम सुना है ना हमने। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है? आरएमएम। आरएएम, आरएमएम। अच्छा एक बात बोलो, रिलेटिव एटॉमिक मास को यूनिट क्या होता है, एएमयू या ग्राम? या नो यूनिट? क्या बात है, एकदम तूफान बच्चे लोग हैं। तो अभी जो हम लोग सेक्शन करने जा रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। और इधर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना बच्चों, वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में सबसे पहले मैं लिक्विड को एक्सप्लेन करूंगा, लिक्विड्स का रिलेटिव डेंसिटी, और फिर मैं गैसेस के बारे में बात करूंगा। और यहाँ है एब्सोल्यूट डेंसिटी। बच्चों ये वाले भाई साहब इतने इजी है ना कि एब्सोल्यूट डेंसिटी वाले भाई साहब को हम लोग ऐसे मतलब दाएं बाएं करके कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना इजी है, सो सिंपल। एब्सोल्यूट डेंसिटी, ओके, 28.1। ओमकार ये किसका आंसर बोल रहा है? अच्छा सिलिकॉन वाला, आज कंप्लीट किया क्या? अच्छा, एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब क्या? वही डेंसिटी जो हम रोजाना की इसमें कंपेयर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, मेरा मेरा डाउट ये है ही नहीं, मुझे पता है ये तुमको आता है कि नहीं आता है? एब्सोल्यूट डेंसिटी सारे देश को आता है। करेक्ट और नो? करेक्ट और नो? क्या क्या क्या? आवाज नहीं आ रहा है मेरा? पाटिल साहब नंबर तो दिया ना मैंने? या सो यहाँ पर जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, सो मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं लिक्विड्स की रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करूंगा। इससे क्या फर्क होता है पता है? जब मैं किसी भी सब्सटेंस को, मतलब ये लिक्विड और सॉलिड के लिए दोनों एप्लीकेबल है, लिक्विड के रिलेटिव डेंसिटी की बात करता हूं, पहले ये समझ लो। कभी तुम्हारे जीवन में, आई मीन इन योर लाइफ, कभी ऐसा हुआ है कि भाई दो लिक्विड है, उनको जैसे मिक्स किया मैंने तो मुझे उसमें ना दो लेयर्स दिख रहे हैं, दो लेयर दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, कोई तो लेयर ऐसे ऊपर नीचे होता है, ठीक है? या ऑयल एंड वाटर, क्या बात है। अरे मुझे ना मतलब हमेशा से ये कंफ्यूजन रहता था कि वो लोग मतलब ऐसे मतलब हमारे घर में ऐसा होता था कि वो ना क्या कांच के ग्लास में ना बाहर ऐसे दिया जलाते थे दिवाली में, तो उसमें ना मुझे समझ में नहीं आता था कि पानी डालते थे फिर ऑयल डालते थे, दो लेयर दिखता था, ऑयल ऊपर रहता था, दिया रखते थे, जलाते थे, ठीक है? हाँ, सो इन दैट केस मुझे ना वो वाटर का फंक्शन ही नहीं समझ में आता था कि वाटर क्यों डाला वो लोग ने, क्या रीजन हो सकता है वाटर डालने का, ठीक है? बट ठीक है, मेरा मुद्दा वो नहीं है, जाने दो। माय क्वेश्चन इज, हाँ वो ठीक है, डेंसिटी वाली कहानी वो मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे ना डेंसिटी के बीच का डिफरेंस मतलब समझ में आता था, वो लेयर दिख रहा है, मतलब ऑफ कोर्स डेंसिटी डिफरेंस होगी। नाउ व्हाट वाज द टर्म, यू नो,
कि हम जब भी कोई मेडिसिन बनाते हैं ना, मेडिसिन या कोई सोल्यूशन बनाएंगे, कुछ केमिकल बनाएंगे, तो हम लोग ना मतलब रैंडम रैंडम जो है, रैंडमली कोई भी केमिकल मिक्स करेंगे, बी केयरफुल। हम लोगों को ना उनकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। मैं एक केमिकल को पानी के साथ मिक्स करके एक बॉटल में बंद कर रहा हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं इसको एकदम घरेलू डे टू डे एग्जांपल बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता है ना, मम्मी कभी ग्रेवी कुछ, लेट्स से मम्मी ने कुछ स्पाइसी ग्रेवी बनाया, जो लोग नॉनवेज खाते हैं मम्मी ने उनके लिए चिकन बना दिया, जो लोग वेज खाते हैं उनके लिए मम्मी ने पनीर की कोई अच्छी सी सब्जी बना दी है। तो मम्मी ने क्या किया, कोकोनट उसमें ग्राइंड करके, ओके, उसको कोकोनट डाल दिया उसमें, बराबर। देन यू नोटिस कि अरे मम्मी एकदम रेडी हो गया। सो मम्मी देखेगी, अरे इधर तो पूरा, मम्मी कितना ऑयल डाला है, ये देखो कितना फ्लोट हो रहा है ऑयल। तो मम्मी बोलती है, काय नाही त्याच्यात नारळ टाकलंय, म्हणजे उसमें कोकोनट डाला है, कुछ नहीं होता, ऑयल उतना क्या अचानक से थोड़ी, हाँ आई नो अदरवाइज इवन मी टू, बट कुछ नहीं कर सकते बेटा। सो इन दैट केस वो ऑयल और बाकी ग्रेवी का लेयर देखा अलग अलग हो जाता है, अलग अलग। कौन है इसका इसका राजदार, कौन है इस पीछे, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? तो ऑफकोर्स इट्स, चुपचाप सुन लो, इट्स डेंसिटी। यस, वेरी सिंपल। तो जब हम लिक्विड की डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस when it is compared with density of water at 4 degrees Celsius, ठीक है, तरी, अरे ओमकार, क्या नाम ले रहे हैं, खाने का नाम, तरी वरी नहीं बोलने का इधर, भूख लग जाएगी सब लोग, लेक्चर से आधी जनता गायब, क्या हो गया सर, खाना खा रहे, अरे ओमकार ऐसा मत करो, ओके। या सो इन दैट केस मतलब अच्छा हुआ सबका ऑडियो ऑडियो याद नहीं, आवाज एक्टिवेट नहीं किया हमने, मैं सबको मतलब नॉनवेज वाले तो एकदम टूटी पड़ते। चलो ठीक है, बैक टू द डिस्कशन। सो इन दैट केस होता क्या है एग्जैक्टली ठीक है, तो हम लोग इसको लिक्विड की भाषा में इसको कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। लिक्विड के लिए बच्चा लोग, हर एक कोई लिक्विड सोल्यूशन होगा ना, मेडिसिन हो, कोई भी ऑयल वगैरह कुछ भी हो, उसका हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखते हैं वो लोग, SP.G करके लिख के आएगा, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, SP.G। समझ में आया, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं उसको। सो ये क्या होगा, इसमें एकदम सिंपल मीनिंग होगा, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछेंगे नहीं, डोंट वरी, बट याद कर लो, सुन लो ये। डेंसिटी विस्कोसिटी, अरे वो फ्लोइंग नेचर, विस्कोसिटी डेंसिटी समझाता हूं भाई। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। वो पॉइंट आएगा, हम धीरे धीरे करेंगे, लोग इसमें इस पॉइंट में लेके क्लेरिफिकेशन मांगते ही है लोग। आगे आगे मैं समझाऊंगा इन दोनों टर्म्स को, जब पूरी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा तब मैं समझाऊंगा। तो क्या ये रिलेटिव डेंसिटी है, ध्यान से देखो, सभी यात्री ध्यान दें, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी है? इज स्पेसिफिक ग्रेविटी अ रिलेटिव डेंसिटी? अरे योगिता, ये कुकिंग शो नहीं चल रहा है बेटा कि सर नारियल का क्या उपयोग है, किसे हुए नारियल का ग्रेवी में डाला तो उसका क्या, टेस्ट, टेस्ट योगिता, टेस्ट, यस, टेस्ट बदल जाता है बेटा। हाँ, ऐसे ऐसे टेम्पटिंग मत करो, ऐसे ऐसे मत टेम्प्ट करो, मतलब हाँ, लेक्चर की ओर बढ़ते हैं यार, ये तो किचन किंग एग्जाम्पल चल रहा है। चलो, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। अच्छा, ये 4 डिग्री वाला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए यार, मतलब ये थोड़ा सा है, ऐसे ऐसे चीटिंग नहीं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर सुना है कभी? हाँ, ये थोड़ा सा रिसर्च करो भाई। हाँ, 4 डिग्री क्यों यूज किया सर ने, 0 डिग्री क्यों नहीं, बराबर, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है। सो अभी हाँ, 9th and 10th मैं कह रहा हूं, मैं तो तुमको ये पूरे
सेशन में मैं तुमको बेसिकली हार्डली कुछ 11th का सिखा रहा हूँ, सारे के सारे कनेक्शन 9th और 10th स्टैंडर्ड के साथ ही है। हाँ हाँ हाँ, या मयूर, यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो उसके बारे में सोचो जरा, घाई मत करो। मैं अभी रिलेटिव डेंसिटी पे थोड़ा वक्त बिताऊंगा, क्योंकि स्पेशली रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस जो है मैं सिलेबस में यूज करने वाला हूँ। अच्छा, कितने लोगों ने स्कूल सेक्शन में, हाँ या विधि करेक्ट, स्कूल सेक्शन में इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज किया है, ऐसा सुना है स्कूल सेक्शन में? या अभिजीत करेक्ट, ओके। स्कूल सेक्शन में इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सुना है कभी? नहीं सुना, ओके ओके। जो लोग आईसीएससी वाले होंगे ना, शायद उन्होंने सुना हो, जो भी आईसीएससी वाले होंगे शायद सुना हो, ओके या। सो जिन्होंने भी सुना है ना, प्लीज उसके बारे में ना थोड़ा रीड करना, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में ना मैं उसी के ऊपर ये प्रूफ करने के बाद गैसेस और इसको ये दोनों वापस रिवाइज करूंगा, नो डाउट। ये होने के बाद मैं डायरेक्ट उसी पे चलूंगा जहां पर ये फॉर्मूले रिलेटिव डेंसिटी में उन क्वेश्चंस में यूज करूंगा। आई विल बी टीचिंग यू न्यूमेरिकल्स ऑन दैट, ठीक है? read about empirical formula and molecular formula. Is that clear? Okay. 4 डिग्री क्यों यूज किया, ये भी सभी को होमवर्क मिल रहा है, ढूंढो ढूंढो। ये इतना रेडीमेड आंसर है कि टेक्स्ट बुक ओपन किया किया मिल जाएगा। ओके, सो जिनको भी हाँ, ध्यानी ध्यानी, यू आर ऑन राइट ट्रैक बेटा, राइट ट्रैक, मतलब आंसर एक्सेप्ट कर सकता हूं उसको, या ओके ओके। अभी 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 के लिए हम लोग आज का सेशन बस यहीं तक, ओके। हम लोग ये पॉइंट से वापस अगले सेशन में शुरू करेंगे। सो तब तक के लिए मुझे 5 लॉज लर्न चाहिए, ठीक है? सो कंजर्वेशन, कांस्टेंट, मल्टीपल, रेसिप्रोकल एंड गेलुजैक्स, 5 एकदम परफेक्ट याद हो जाना चाहिए। और तुरंत ही तुमको मैं असाइनमेंट का बंदोबस्त कर देता हूं। असाइनमेंट मिलेगा, सीधा उसको सॉल्विंग करना है मुझे। जो तुमको नहीं आएंगे उनको साइड में रेड से सर्कल करने का, ओके। हर क्वेश्चन जो भी तुम सॉल्व कर लोगे उसके पीछे का रीजन कि तुमको क्यों लग रहा है ऑप्शन ए सही है या बी सही है, आई वांट प्रॉपर रीजन फॉर दैट। सिर्फ ए बी सी डी ऐसा नहीं करना है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन में अपने को होमवर्क मेंटेन रखना है। इज दैट क्लियर? हाँ, आफ्टर द लेक्चर मैं कोऑर्डिनेटर को दे दूंगा, कोऑर्डिनेटर विल सेंड, और प्रोबेबली कल या परसों तक आ जाएगा। जो भी ऑफिशियल लेक्चर मंडे से शुरू हो रहा है, सो ऑफिशियली सबको असाइनमेंट मिलेगा। जो जो ऑफ कोर्स एनरोल हो चुके हैं उन सबको असाइनमेंट मिलेगा, ओके। सेट ऑफ असाइनमेंट बहुत हैं। हाँ हाँ, पाटिल साहब क्या बोल रहे हो? हाँ, अबाउट द लोटस एंड, हाँ हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, डोंट वरी। अभी तुम्हारा ये लेक्चर के बाद हेलमेट पहन के घूमना पड़ेगा ना, नहीं तो पब्लिक दौड़ाएगा। अच्छा, तुम ही हो लोटस वाले? हाँ, ओमकार, दैट्स करेक्ट, ओके। जो लोग एडवांस वाले हैं सिर्फ वो लोग नरेंद्र अवस्थी लेंगे, बाकी लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं तो नरेंद्र अवस्थी के चक्कर में तुम्हारी बस्ती बिछड़ जाएगी, समझ में? ठीक है, चलो बाय बाय किड्स, टेक केयर, बाय 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 बाय। यस, बाय, टेक केयर किड्स, बाय बाय बाय, टेक केयर। अभी 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 नरेंद्र अवस्थी ले सकते हो, धीरे धीरे नेक्स्ट एक दो नेक्स्ट वीक से तो पक्का हम वो लेवल पे क्वेश्चन सॉल्विंग तक तो पहुंच ही सकते हैं। अरे वेदांत, पेट दुखेगा तेरा, ऐसा मत कर। कोल्ड वाटर, या ओमकार, दैट्स करेक्ट, वो स्कूल में सिखाया था ना, आर्कटिक वाला, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर वाला। यस यस, रिवाइज करें। एंजॉय योर चिकन वेदांत, बाय, टेक केयर। हाँ प्रणव, यस यस यस, गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथों। यस अद्वय, यस। 1 1, ध्रुव 1+। चलो बाय बाय किड्स, बाय, टेक केयर। चलो खुदा हाफिज, बाय।